हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ निशन। स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो हम कर रहे हैं इन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन थे। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। 1490 में किस पुर्तगाली अवशेषकों ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने। भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वाडिवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त की? बीजापुर के सुल्तान से। फ्रांच ईस्ट कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त की? बीजापुर के सुल्तान से। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस धातु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? मसाला से। किस निराकरण युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो हेक्टर मुनेरो ने। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? हेक्टर मुनेरो ने। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट कंपनी भारत में पहली बार स्थापित की थी? 1608 ईस्वी में। अपने शासन के दौरान अंग्रेजी किताबों में पंजाब में गेहूं उगाने के मजबूर करते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में गेहूं उगाने के लिए मजबूर करते रहे। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने वंशों को क्या कहा जाता था? भूंगेर। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशों को क्या कहा जाता था? भूगेर। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभ सिंह के विरोध के कारण अंग्रेजों ने 1696 में अपनी नई कोठी को किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम शाह उस शाह ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में इन्होंने इन गांवों को मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यासवादी प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयन इसका पहला प्रेसिडेंट बना। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? इनमें से कौन सा पहला अंग्रेजी जहाज था? तो था रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा। दिए गए विलों में हेक्टर नहीं है, यद्यपि रेड ड्रैगन उसी जहाज के बेड़े में शामिल था, इसलिए हेक्टर जहाज था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम में। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1606 ईस्वी में। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी पुलिकट 1610, सूरत 1616, बल्लीपट्टनम, चिरसुना, कसिम राजा पटना 1661 में। मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने और फैक्ट्री को बनाने की मंजूरी दी थी? तो कासिम बाजार में।
1661 1651 में मुगलों द्वारा 1651 में बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में व्यापार स्थापित किया, उसका सही अनुकार क्या है? तो सबसे पहले सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। अंग्रेजों ने सब व्यापारिक स्थिति केंद्र स्थापित की। सूरत में 1913 में ईस्वी में, सूरत में 1613 में, मद्रास में 1629 में, बम्बई में 1687 में और कलकत्ता में 1698 में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा भारत का पहला पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन था, गोवा था। प्रारंभ में अल्फांसो द अलबुकर द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालयों कोची से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दे दिया गया था? अंग्रेज शासक चार्ल्स थर्ड सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दे दिया गया था? तो पुर्तगाल को। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। बाद में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। यह एक पुर्तगाली था। यह कालीकट्टी के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था, जहां पर स्थानीय शासकों में जमीरों ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट्टी आने का भाव समाप्त करने पर भारतीय राजा का नाम बताया गया जामेरीन। कैप ऑफ गुड होप्स के रास्ते में भारत तक के समुद्री रास्तों की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। सर्वप्रथम 1490 में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए। 1490 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपीय के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और भारत के क्षेत्र में सबसे बाद में गोवा 1961 में गए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे बी अलबूरक। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था अलबूरक। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक स्थापना अलबूरक 1509 से 1500 ईस्वी में। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता और 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया और फ्रांस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप के आमतौर पर क्या कहे जाते हैं? तो वो कहे जाते हैं कैलिको। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कहे जाते हैं कैलिको। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कैलिकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको से कहे जाते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो पुर्तगालियों के साथ। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो ये पुर्तगालियों के साथ। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 इसमें गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते हुए पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों की आसाम में
चाय उगाने की मजबूर करते रहे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते रहे। अंग्रेज द्वारा साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति, स्वराज और कच्चे मालों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश में विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें बंगाल जूट, आसाम में चाय, गन्ना उपयुक्त स्थान मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अपने साम्राज्यवादी नीतियों को विस्तार देने हेतु अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोग किए जाने आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन को निर्यात हेतु कृषियों का अधिक से अधिक शोषण शामिल रहा, जिसमें उन्होंने आय के साथ साथ फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकताओं को कृषकों को फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे। जैसे पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की खेती प्रमुख रही। प्लासी की जंग के बाद सरजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। प्लासी की जंग के बाद सरजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। किस सिख को खालसा की शुरुआत की? किस सिख ने? गुरु गोविंद सिंह ने। लॉर्ड क्लाइवर ने जुर्दों को किस युद्ध में हराया? प्लासी के युद्ध में। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में लड़ा गया था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो रणजीत सिंह के। सिखों के 10वें गुरु का नाम गुरु तेग बहादुर था। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब थी। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है? नांदेड़ में। गुरु गोविंद की समाधि कहाँ पे है? नांदेड़ में। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया का लागू करने वाला शासक अहमद शाह प्रथम था। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक प्रथम अहमद शाह था। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 में ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किए भेजा था। चार्ल्स मेटकैफ को। टीपू सुल्तान की ब्रिटिश सेना ने तीसरे एंग्लो मैसूर को पराजित किया। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? हैदर अली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरोध में कितने युद्ध लड़े? तो 4। ईस्ट कंपनी ने मैसूर के विरोध में कितने युद्ध लड़े? तो 4। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त करी? तो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में। सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तरदायी थे गुरु तेग बहादुर। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? तो अलीवर्दी खान ने। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल। ब्रिटिश की राजनीतिक शक्तियाँ किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी के बाद। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास ने। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 में। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1669 ईस्वी की, जिसके द्वारा आरंभ प्राहु पलाड़ी से दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया था। गुरु गोविंद साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान दिया गया। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लाहौर के किले का निर्माण किया। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवाड़ी। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी नानाकार
ईसाई में 1469 को हुआ। इसके पिता का नाम कल्लू मेहता था, माता का नाम त्रेता देवी था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म तलवाड़ी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवड़ी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक थे। उन्होंने खादर गुरु में गुरु गद्दी बनाई थी। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने। सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दी। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन है? तो सिखों का गुरु गोविंद सिंह। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से गुरु गोविंद सिंह है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनकी गुरुपद 1675 में प्राप्त हुई, जिस पर अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल 1717 to 97 ईस्वी से 18 to 39 ईस्वी तक रहा। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमशान ने दी थी। के द्वारा दी गई। 1798 में जमशाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1798 में जमशाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते हुए समय उसने तोपें चिनाब नदी में गिरा दी। रणजीत सिंह ने उन्हें निकाल कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमशाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1790 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। राजा की उपाधि उसे जमशान शाह से प्रदान की। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो विलियम बेंटिंक ने। कि रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? विलियम बेंटिंक ने। जनरल गवर्नर बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। नादिर शाह ने आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1729 ईस्वी में आक्रमण किया। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1729 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने से मोती, हीरे जवाहरात और विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा और तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पूर्ण मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। निम्न में से किस लड़ाई से नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? तो करनाल। निम्न किस लड़ाई से नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? तो करनाल से। अवध के स्वागत राज्य का संपादक कौन था? अवध स्वागत का राज्य कौन था? सयादत खान। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठों के बीच में था। यह पश्चिम से कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मशासा नदी पर फैला हुआ था। इसने बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संपादक सयाद बुरबुल्ला था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? दूसरे एंग्लो तो थे वारेन हेस्टिंग। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। द्वितीय एंग्लो मैसूर 1780 से 64 के समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग 74 से 85 था। इस समय युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई।
टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो हैदराबाद। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो हैदराबाद का शासक था। टिप्पू सुल्तान हैदराबाद का शासक था। टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 ईस्वी में जन्मे टिप्पू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फ़तेह अली खान साहब था। सुल्तान फ़तेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सियालुद्दीन खां के नवाब थे। तो ये बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान, अरविंद कुली खान नवाब थे। तत्कथा काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो अंग्रेजी महिला और बच्चों के बिना खिड़की वाले कमरों में कैद करना। अंग्रेज महिलाएं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरे में कैद करना काल कोठरी ब्लैक होल तस्वीर की घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में यथाकथित कैद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश की मौत हो गई। ब्लैक होल तस्वीर कहाँ घटी गई थी? तो ब्लैक होल स्थिति कलकत्ता में घटी गई थी। ब्लैक होल 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में घटित हुई। 1757 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने किया था। सिराजुद्दौला के मीर जाफर ने किया। 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेनानायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी में 24 परगाने को जमींदार प्राप्त हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। मीर जाफर ने विश्वास के घात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में किस सन ने अपने राज्य में मिला लिया गया? तो 1800। ब्रिटिश ने पंजाब का निम्नलिखित किस सन में अपने राज्य में शामिल कर लिया था? तो 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जनरल लॉरेंस को भूस्वराज्य प्रबंध और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। पुर्तगाली संस्कृतियों के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए हैं? गोवा में। पुर्तगाली के अवशेष गोवा में पाए गए। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत में गोवा के राज्यों में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन में भी प्राप्त हुए, परंतु वे सही है। निम्नलिखित में किस युद्ध ने अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो वार्डिशन की लड़ाई। निम्नलिखित में किस युद्ध ने अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो वार्डी वंश की लड़ाई ने। वार्डी वंश की लड़ाई 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निराकरण युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निराकरण रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पत्ता भारत के से कट गया और अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पत्ता कट गया और अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो वार्डिशन की लड़ाई में। सामाजिक सुधार आंदोलन ऑनलाइन परीक्षा 16 से 18 तक। 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म राज्य की स्थापना किसने की थी? 1828 में स्थापित
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ईपी स्वामी नायक का संबंध किस आंदोलन से? तो आत्मसम्मान आंदोलन से है। ईपी स्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो आत्मसम्मान आंदोलन से है। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन 1893 में सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन 1893 में हुआ। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 ईस्वी में। किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक साम्राज्य का गठन हुआ? 1873 में। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की श्री नारायण गुरु की शिक्षा है। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की श्री नारायण गुरु है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश की स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया जाता है? राजा राम मोहन राय द्वारा। सामान्यतः किस भारतीय पुण्य जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संपादक कौन थे? मैडम ब्लावेट्स्की। भारत की थियोसोफिक सोसाइटी के संपादक कौन थे? मैडम ब्लावेट्स्की। थियो सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला HP वॉटसी अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्फ्रेड विलियम क्वेन जज एन द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। 1879 ईस्वी में कर्नल अल्फ्रेड और मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए। मद्रास में अडियार के निकट थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। 1857 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, भारतेंद्र हरिकेश में से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय से नहीं जुड़े थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। शारदा अधिनियम किससे संबंध है? बाल विवाह से। शारदा अधिनियम संबंध किससे है? बाल विवाह से। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को परिशुद्ध करना है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को परिशुद्ध करना है। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिक विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति हकीम अजमल खान है। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी? तो बम्बई में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी? बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई और 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बना। इन्होंने हिंदू धर्म की प्रतिष्ठान करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन सुधार प्रसाद स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? आर्य समाज के स्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। उपनिवेशिक भारत का आर्य समाज स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन है? स्वामी दयानंद। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। राम मिशन की स्थापना किसने की थी? राम मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण की स्थापना विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वराहा नगर में की गई थी। तत्पश्चात वेलूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 में। अंग्रेजों ने भारत में
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में। 1835 में अंग्रेजों ने अंग्रेजियों की माध्यता बनाई थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्य 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्य बनाने के लिए लॉर्ड मैकॉल को महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। 1835 में हुआ था और लॉर्ड मैकॉल अंग्रेज की स्थापना शिक्षा का माध्य लॉर्ड मैकॉल का महत्वपूर्ण योगदान था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना में प्रस्तुत किया था 1937 में। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इनकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का मातृभाषा में 7 वर्ष तक का विद्या अध्ययन करना था। इस योजना का मूल भौतिक सिद्धांत हस्तोत्कर्ष कार्य था। अलीगढ़ आंदोलन का संपादक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का संपादक सर सैयद अहमद खान था। अलीगढ़ आंदोलन में संपादक सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ने 1870 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। वर्ष 1920 तक यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल अंग्रेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नया भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्होंने नव भारत का तारा, नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में भारतीय पुनः जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी राजा राम मोहन ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय की थी। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार के अग्रगामी थे। उन्होंने ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। बहुदेव का विरोध किया। इसके संपादक राजा राम मोहन थे। किसके संपादक राजा राम मोहन राय थे? तो ब्रह्म समाज के संपादक राजा मोहन राय थे। प्रार्थना समाज का संपादक कौन था? तो आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का संपादक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संपादक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु में विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया? तो व्यर्थ की धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। निम्नलिखित का मिलान करो। निम्नलिखित का मिलान करना है। निम्नलिखित का तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा श्रीधर ने की थी। प्रार्थना आत्माराम पांडु ने। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स द्वारा 1784 में हेस्टिंग के समय द सोसाइटी ऑफ द बंगाल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित से कौन सा हुआ जिसने पहले भारत में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षाओं पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान गया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर देशी भाषाओं का माध्यम से अध्ययन के प्राथमिक पाठशालाओं स्थापित की जाए। उससे एंग्लो वर्णों का हाई स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे।
सर्वोदय का आश्रय है। सर्वोदय का आश्रय है सबका उत्थान। सर्वोदय का आश्रय है सबका उत्थान। सर्वोदय का आश्रय सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन सब्यूस्ट अर्नस्ट से ग्रहण की। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा है? तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की गई थी।